दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानी। अब तक आपने पांचवी कहानी सुना। अब आप सुनेंगे छठवीं कहानी, पत्नी किसकी। आज का कहानी जो है पत्नी किसकी। दोस्तों, कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का युवक रहता था। गंधर्व सेन की कद काठी बहुत आकर्षण थी। यही कारण थी कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गांधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियों से देखती रह जाती। गांधर्व सेन किसी तरफ नहीं देखता था और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गांधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गांधर्व सेन को बहुत पसंद लगी। गांधर्व सेन ने उस लड़की से प्यार हो गया और वह उस दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं मिला। बात करने का जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला सूझा तो एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा कर ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गांधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधर्व सेन बीमार हो गया। गांधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गांधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गांधर्व सेन से कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गांधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गांधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गांधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वह प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो सारथी कहे जाओगे। अगले दिन गांधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूँगा और तुम दोनों बाहर भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गांधर्व सेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गांधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गांधर्व सेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गांधर्व सेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बल चढ़ा दिया और यह देखकर देवदत्त घबरा जाता। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा गांधर्व सेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब यही सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वह उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गांधर्व सेन की तलवार से अपना सिर भी माता काली के चरणों में चढ़ा दिया, काट डाला। थोड़े समय बाद गांधर्व सेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर में अंदर गई।
वहाँ दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। वैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठा ली। वैसे ही वहाँ पर माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा, पुत्रे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएगी। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में थोड़ी गलती हो गई। उसने गांधर्व सेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गांधर्व सेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उसका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके सिर से चेहरे से होती है। इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गांधर्व सेन का मस्तिष्क वाला सिर लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल में उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। विक्रम बेताल पीछे उसके चल दिए। यही कहानी सुनकर फिर उसके बाद बेताल कहता है कि राजन, अब मैं चला, और विक्रम पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते। फिर वह नई कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्यशील। सत्यशील को काम की तलाश थी, इसलिए वह हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफ़ी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्यशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्यशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता। राजा उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्यशील कहता है, महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखें। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा के वजह से नवयुवक राजा का बहुत ही करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्यशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है। अगर वहाँ कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते। इतना सुनते ही सत्यशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुँचते ही सत्यशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वह हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्यशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है।
कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्यशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने के लिए पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्यशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वह ताम्रलिप्त महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्यशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्यशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहाँ पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का घोषित कर देती, उस टापू का राजा बना देती। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहाँ की पूर्व राजकुमारी और सत्यशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्यशील के पाने का उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्यशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्यशील ज़्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्यशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहाँ कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहाँ पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। बेताल बैठ जाता है और विक्रम फिर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इस बार बेताल कहता है, आज तुम्हें मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ। आज का कहानी का सारांश है, सबसे अधिक सुकुमार कौन? राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादने की कई कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाता है और राजा विक्रमादित्य के हाथों से बच निकलता है। इस बार भी बेताल ने नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल कहता है, एक बार की बात है, अंग देश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की ज़रूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहाँ से कछुआ पकड़कर ले आना है। तीनों ने हाँ कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद देकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ तीनों का एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदगी बदबू आ रही है। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही। तीसरे नंबर के भाई की बारी आए तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूँ। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और यह मामला राजा दरबार तक पहुँच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया है। इसका न्याय मैं कल सुबह करूँगा। आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए भोजन और आराम यहाँ पर ही कीजिए। यह बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से शमशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी शमशान के पास के खेत से लाए गए। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वह मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा, तुरंत खड़ा होकर दूर बैठ गया। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही और वह मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया।
इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर देखो, जाकर तीनों को देख कर आओ कि वह सो गए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी दोनों सो गए। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहाँ पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ। राजा यह देखकर हैरान हुआ और खुश हुए। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी को दो और कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक सुकुमार कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है यह तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक गया और फिर इस बार राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते। तो दोस्तों, क्या विक्रम फिर बेताल को पकड़ पाएंगे या बेताल को अगर पकड़ लेते हैं तो फिर वो अगली कहानी क्या सुनाएगा? दोस्तों, अगली कहानी है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। 9वीं कहानी सुनाएगा सर्वश्रेष्ठ वर कौन। तो दोस्तों, हम 9वीं कहानी सुनेंगे अगले भाग में। अगली कहानी सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। दोस्तों, विक्रम बेताल की हर एक कहानी आपको सुनाएंगे और आप सुनते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। फिर मिलते हैं नई कहानी में। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।